मैं संजीत और आप लोगों के लिए मैं आज क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री लेकर आया हूँ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि फ्रांसीसी क्रांति। बच्चों, मैं पिछले पार्ट में फ्रांसीसी क्रांति के विभिन्न कारणों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था और जो लास्ट टॉपिक हमारा उसमें डिस्कशन किए थे वो था राजा की विलासिता। हम लोगों ने उस वीडियो में देखे थे कि किस प्रकार से लुई 16 और उसकी बीवी पैसों को पानी की तरह बर्बाद करती रहती है और फ्रांस की आम जनता जो रहती है वो एक पावरोटी के लिए तरसते रहती है, यानी बहुत ही उनकी कहानी जो रहती है बहुत ही खराब रहती है, उनकी स्थिति बहुत ही चिंताजनक रहती है। आइए इसी कड़ी को आज हम लोग आगे लेकर चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर फ्रांस की जो क्रांति हुई वो और किन किन परिस्थितियों की देन थी, क्योंकि क्रांति हमेशा कभी भी किसी एक घटना की वजह से नहीं होती है। तो आइए हम लोग आज समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, है ना। यदि आप हमारे चैनल से आज नए जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक लाइक बटन नहीं दबाएं तो प्लीज़ बच्चों लाइक बटन को भी दबा दें। क्लास के अंत में यदि आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मैं हमेशा आपकी सेवा में इसी प्रकार से लगा रहूँगा और भी बेहतरीन प्रकार के वीडियोस को लेकर आऊँगा, है ना। चलिए आइए देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के कारण, देखिए किताब में जो एनसीईआरटी में है उसी के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ। है तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें करना है, लेकिन क्लास 9 का स्टैंडर्ड को ध्यान में रख के मैं इस वीडियो को आज बनाया हूँ, ठीक है। तो आइए क्रांति के कारण में हम लोग आज एक कारण पर डिस्कशन करेंगे बच्चों कि फ्रांस पर बढ़ता कर्ज का बोझ, फ्रांस पे बढ़ता कर्ज का बोझ कि किस प्रकार से फ्रांस पे जो कर्ज का बर्डन बढ़ते जा रहा था, डेब्ट का बर्डन जो बढ़ते जा रहा था, वो भी एक वजह बनती है फ्रांसीसी क्रांति का, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। तो हम लोगों ने देखा था कि लुई 16 पैसों को पानी की तरह बर्बाद कर रहा था, जिस वजह से अपव्ययता की वजह से राजकोष जो था वो वाकई में खाली हो चुका था। फिर भी उनके शान शौकत में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आ रही थी। तो कुल मिला के यदि बात की जाए 1789 में फ्रांस के ऊपर 12 अरब लिब्रे का 12 बिलियन लिब्रे फ्रांस की मुद्रा है, ठीक है बच्चों। फ्रांस की मुद्रा को क्या कहा जाता था? लिब्रे कहा जाता था। तो उस समय फ्रांस के ऊपर 12 बिलियन लिब्रे का डेब्ट था, यानी कि कर्ज था 12 अरब लिब्रे का। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा कि आखिर वो कर्ज हुआ था तो कैसे। तो सबसे पहले समझिए कि 2 अरब कर्ज जो था उसका वो तो पहले से था, यानी 2 अरब का पहले से ही उसके ऊपर कर्ज था और 10 अरब रुपया वो कर्ज रिसेंटली लिया था। तो किस लिए लिया था, आइए अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका के 13 उपनिवेश थे, है ना। अमेरिका के 13 जो उपनिवेश थे वो ब्रिटेन के कब्जे में थे और ब्रिटेन और फ्रांस की जो लड़ाई थी, शत्रुता जो थी वो बहुत ही पुराना था, समझ गया ना। तो ब्रिटेन से उसकी पुरानी दुश्मनी थी और ब्रिटेन जो है वो अमेरिका के 13 प्लेसेस को, 13 उपनिवेशों को वो कैद करके यानी गुलाम बना के रखा था। तो उसको आज़ाद कराने के लिए और वहाँ पर डेमोक्रेसी लाने के लिए उसने युद्ध करता है, यानी कि वो अमेरिका को सपोर्ट करता है और उस युद्ध में उसको 10 अरब लिब्रे का कर्ज लेना पड़ता है। तो टोटल कितना हो गया? 10 अरब इधर से, 2 अरब इधर से, टोटल कितना हो गया? 12 अरब। यहाँ पर भी एक क्रांति का कारण बना कि यहाँ पर देखेंगे कि लुई 16 जो है वो अमेरिका में डेमोक्रेसी की बहाली की बात कर रहा है, वहाँ पे डेमोक्रेसी की बहाली की एडवोकेट कर रहा है, वकालत कर रहा है कि नहीं अमेरिका में लोकतंत्र आना चाहिए, लोकतंत्र की स्थापना होना चाहिए। तो बच्चों आप ही बताइए ना कि फ्रांस की जनता क्या इतनी बेवकूफ़ थी कि वो भी तो अपने यहाँ डेमोक्रेसी की मांग कर सकती है। लुई 16 से ऐसा डिमांड कर सकता है कि जब आप अमेरिका में डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो अपने यहाँ भी तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए। तो ये भी वहाँ के लोगों का इंटेलेक्चुअल
जागृति आती है, अवेयरनेस आती है, बौद्धिक जागृति आती है, उन लोगों का नींद टूटता है कि हम लोग भी, हम फ्रांस की जनता भी अब राजतंत्र के चक्र से निकलकर हम लोग लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ाएं, है ना। तो यहाँ से भी एक कारण बनता है। चलिए उसके ऊपर अब बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं, मैंने क्या देखा, बात की कि फ्रांस के ऊपर 12 अरब लिब्रे का कर्ज था। कैसे कर्ज हुआ था ये आप भली भांति समझ चुके हैं। 2 अरब पहले का था, 10 अरब वो लिया कर्ज, तो टोटल 12 अरब का। अब आप ये समझिए कि आप ही न किसी से यदि कर्ज लिए हो, आप किसी से कर्ज लिए हो या कर्ज किसी को दिए हो, तो वो पैसा आप कभी न कभी किसी से मांगोगे ना। और चलो आप मूलधन नहीं मांगोगे लेकिन ब्याज तो मांगोगे। यही होता है कि जो उधार करता रहते हैं, मतलब जो उधार दाता रहते हैं, उधार दिए रहते हैं, वे लोग 10% ब्याज की दर से वसूली करने लगते हैं। मतलब कि 10% जो 12 अरब लिब्रे का कर्ज है फ्रांस के ऊपर, तो वो 12 अरब का 10% ब्याज की दर से वो वसूली करने के लिए शुरू कर देते हैं। तो आप समझ सकते हो कि 12 अरब लिब्रे एक छोटा अमाउंट नहीं है बच्चों, एक बड़ी अमाउंट है। और इस राशि का यदि आप 10% निकालोगे तो वो भी एक बहुत बड़ी रकम होगी। यानी कि कुल मिला के फ्रांस की स्थिति ऐसी थी कि जो भी पैसे वहाँ राजा के पास आ रहा था, राजा के खजाने में आ रहा था टैक्स के माध्यम से, उसका ज़्यादातर पैसा जो था वो ब्याज को चुकाने में ही चला जा रहा था। यानी कि 10% जो ब्याज की दर थी उसे ही चुकाने में वो पैसा खत्म हो जा रहा था। तो क्या इतना ही से राजपाट चल जाती, देश की व्यवस्था सारी चल जाती? नहीं ना। सेना का खर्च था, राजपाट का खर्च था, शिक्षण संस्थान के खर्च थे, पुलिस के खर्च थे, मतलब ऐसे बहुत सारे चीज़ें थी जिसके पीछे राजा को खर्च करना था। परंतु स्थिति ये थी कि जो भी इनकमिंग आ रही थी पैसा, जो भी राजस्व की वसूली हो रही थी, उसका अधिकांश हिस्सा बच्चों वो कहाँ चला जा रहा था? तो ब्याज की भरपाई में चला जा रहा था। और इसी वजह से लुई 16 के दिमाग में एक बार फिर से वो विचार आता है कि अब स्थिति इतनी खराब हो गई है कि क्या करना चाहिए, टैक्स का लोड जो है वो एक बार फिर से बढ़ाना चाहिए। यानी कि टैक्स को बढ़ाना अब आवश्यक हो गया है। जैसा कि मैंने लिखा है, ड्रॉ भी किया हूँ कि 10% ब्याज की दर से वसूली करता है वो, है ना। तो कर में वृद्धि जो है वो अब क्या हो गई थी? आवश्यक हो गई थी। लेकिन कर में वृद्धि करना भी इतना कोई आसान कार्य नहीं था। वहाँ की जनता की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो पहले के कर जो टैक्स थे उसको चुकाने में वे तो सक्षम थे ही नहीं, तो वे नए कर को कैसे बढ़ा सकते? इसके अलावा विभिन्न प्रकार के वे टैक्स पहले से ही दे रहे थे, चाहे वो नमक पर का टैक्स हो, चाहे वो तंबाकू पर का टैक्स हो, चाहे ये 2 प्रकार के टैक्स का आपके बुक में भी बात की गई है, टाइद और टाइल। इसको समझ लीजिए क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्वेश्चंस भी पूछते हैं। वहाँ पे फ्रांस की ऐसी व्यवस्था थी कि चर्च के द्वारा भी आम जनता से टैक्स वसूला जाता था। उस टैक्स को क्या कहा जाता था? टाइद कहा जाता था। समझ गया ना? क्या कहा जाता था? टाइद कहा जाता था। सीबीएसई वालों के लिए TITHE लिखा हुआ है आपके बुक में, TITHE, है ना। ये टीदे कहा जाता था, यानी कि हिंदी वालों के लिए, जैक बोर्ड वालों के लिए टाइद आप समझिए, और टीदे वो सीबीएसई वालों के लिए। तो चर्च के द्वारा, जो फ्रांस में चर्च के द्वारा जो टैक्स वसूली की जाती थी उसे क्या कहा जाता था? टीदे कहा जाता था, यानी कि टाइद कहा जाता था। और जो राजा के द्वारा जो टैक्स डायरेक्ट वसूला जाता था उसको क्या कहते थे? टाइल कहा जाता था, है ना। इसके लिए आपको सीबीएसई वालों के लिए ये स्पेलिंग है TILE, टाइल, है ना। तो ये इस प्रकार से 2 टैक्स के बारे में यहाँ पे बुक में दिया गया है आपका, जिसका मैंने यहाँ मेंशन कर दिया हूँ। लेकिन आपको बार बार मैं कह रहा हूँ कि इसके अलावा भी टैक्स विभिन्न प्रकार के थे, चाहे वो नमक की बात किया जाए, सॉल्ट टैक्स की बात की जाए, चाहे वो टोबैको टैक्स की बात की जाए। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के वहाँ पे टैक्स जनता के ऊपर पहले से ही था।
इसमें भी बड़ा ही एक ड्रामा है कि टैक्स आखिर चुकाता कौन था। तो यहाँ पर भी हम लोगों को थोड़ा सा समझना होगा कि फ्रांस की समस्त जनता जो थी वो टैक्स नहीं चुकाती थी। तो आइए हमको इस चीज़ को समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि फ्रांस की जो सामाजिक व्यवस्था थी, फ्रांस का जो समाज था वो आखिर कितने भागों में विभक्त था। तो आइए मैं बतलाने की कोशिश करता हूँ कि फ्रांस का समाज जो था बच्चों उस समय 3 भागों में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, यानी फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। पूरे फ्रांस के समाज को, फ्रांस के सोसाइटी को कितने स्टेट्स में डिवाइड किए गए थे बच्चों? 3 स्टेट्स में। फर्स्ट स्टेट्स, सेकेंड स्टेट्स एंड थर्ड स्टेट्स। सबसे मोर इम्पॉर्टेंट अब जो बातें मैं करने जा रहा हूं कि प्रथम स्टेट में कौन लोग थे? तो प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग के लोग थे, यानी क्रिश्चियनिटी से जुड़ा हुआ ये चीज है ना, कि जो चर्च वगैरह में पूजा पाठ करने का, जो उनके रिलीजियस कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको पादरी, फादर, पोप ऐसे नाम दिए जाते हैं। तो प्रथम स्टेट में कौन थे? पादरी वर्ग। द्वितीय स्टेट में कौन थे? कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग में कौन थे? तो राजा के जो बड़े बड़े मंत्री थे, बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, ये सारे लोग, मतलब राज व्यवस्था से, राजघरानों से जुड़े लोग जो थे वो विभिन्न कार्य में जो लगे हुए थे, वे सारे लोग जो थे वो कुलीन वर्ग में लगे हुए थे। और सबसे मजे की बात बच्चों कि इन समाज के ये 2 स्टेट्स के पास, चाहे मैं प्रथम स्टेट की बात करूं चाहे द्वितीय स्टेट के बात करूं, इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। इनकी आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकली ये लोग स्ट्रांग थे, लेकिन इनको बाय बर्थ स्पेशल प्रिविलेजेस दिया गया था। यानी जन्म से ही इन दोनों स्टेट के लोगों को जन्म से ही विशेषाधिकार प्राप्त था। और वो जन्म से विशेषाधिकार वो क्या था बच्चों? तो इनको कभी भी टैक्स देना ही नहीं था। है ना मजेदार? है ना आश्चर्य की बात बच्चों कि जिनके पास पैसे हैं उनको तो टैक्स देना ही नहीं है, चाहे वो प्रथम स्टेट से पादरी वर्ग हो या द्वितीय स्टेट के कुलीन वर्ग हो। ये इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, सक्षम है, आर्थिक रूप से सक्षम है, सबल है, परंतु इन्हें किसी भी प्रकार का कोई टैक्स चुकाना नहीं है। तो आखिर टैक्स चुकाएंगे कौन? तो टैक्स चुकाने की जिम्मेवारी जो थी वो किनके ऊपर थी? तृतीय स्टेट के ऊपर। तृतीय स्टेट में कौन थी? तो आम जनता थे, मिडिल क्लास के लोग थे। आप इनमें व्यवसायी वर्ग समझ सकते हो, इसमें वकील समझ सकते हो, डॉक्टर समझ सकते हो, विभिन्न पेशे से जुड़े लोग समझ सकते हैं, शिल्पकार आप कह सकते हो, मोची कह सकते हो, कारीगर कह सकते हो। तो इस प्रकार से विभिन्न जो लोअर और मिडिल क्लास के जो लोग थे, जिनकी आर्थिक स्थिति जो थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, या तो उनकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक थी, मतलब कि मीडियम में, या फिर उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, उन्हीं के ऊपर पूरे फ्रांस का टैक्स का बर्डन दिया गया था। कहने का तात्पर्य कि जिनके पास पैसे हैं उनको टैक्स देना नहीं है, और जिनके पास पैसे नहीं है उन्हीं का शोषण यहाँ पे किया जा रहा था। तो आप समझ सकते हो कि थर्ड स्टेट के लोग जो थे, यानी तृतीय स्टेट के लोग जो थे, वो टैक्स के बोझ तले पहले से ही दबे हुए थे। और अभी हम लोगों ने क्या देखा कि वहाँ फ्रांस में 1789 तक आते आते स्थिति इस प्रकार की हो गई थी कि कर में वृद्धि करना क्या हो गया था? आवश्यक हो गया था, है ना। तो कर में वृद्धि करने के लिए वहाँ पर नियम था कि कर में वृद्धि अकेले राजा नहीं कर सकता था। कर में जब भी वृद्धि करने की बात होती थी तो इसके लिए स्टेटस जनरल की बैठक बुलाना आवश्यक था। यानी कर में वृद्धि होगा या ना होगा, इसका सारा डिसीजन जो है वो कहाँ पे की जाती थी? तो स्टेटस जनरल की बैठक में की जाती थी। और स्टेटस जनरल की अंतिम बैठक मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि 1614 में हुआ था, यानी 1614 के बाद स्टेटस जनरल की बैठक जो है वो कभी हुआ ही नहीं थी, कभी नहीं हुई थी। और अब 1789 में उसकी बैठक बुलाना
अनिवार्य हो गई थी। क्यों? क्योंकि टैक्स बढ़ाना अनिवार्य हो गया था राजा के लिए, है ना। तो चलते हैं उस टॉपिक पे कि किस प्रकार से स्टेटस जनरल की बैठक होगी, वहाँ पे क्या होगा, इन सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा मैं बात करूँगा कि अभी तक इस स्टेटस जनरल की बैठक शुरू होने के पहले तक फ्रांस की स्थिति जो थी वो पहले से बदल चुकी थी। फ्रांस में मध्यम वर्ग का उदय हो चुका था, जो आर्थिक रूप से भी थोड़ा समृद्ध थे। समुद्री मार्ग के माध्यम से वे व्यापार करके, रेशमी कपड़ों का व्यापार करके एवं विभिन्न ऊनी कपड़े या विभिन्न चीज़ों का व्यापार करके वे थोड़ा धन भी कमा चुके थे। और मिडिल क्लास में एजुकेटेड लोग भी थे, जैसे वकील आप कह सकते हो, डॉक्टर कह सकते हो, या अन्य पेशे से जुड़े लोग जो काफ़ी मिडिल क्लास में एजुकेटेड भी थे और आर्थिक रूप से समृद्ध भी थे। यानी कि अब फ्रांस की जनता पहले की तरह बेवकूफ़ नहीं थी, क्योंकि फ्रांस में 1789 तक आते आते फ्रांस की जनता पे वहाँ के विभिन्न स्कॉलर्स का, विभिन्न दार्शनिकों का उनके ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ चुका था और उनका मन मस्तिष्क जो था वो पहले की तरह राजतंत्र की गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ नहीं था। क्योंकि अभी मैं जिन लोगों की बात करने जा रहा हूं उन लोगों ने अपनी पुस्तकों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से कहीं ना कहीं फ्रांस की जनता की बौद्धिक विकास करने का उन लोगों ने काम किया था। तो इसी कड़ी में मैं बात करने जा रहा हूं बच्चों जॉन लॉक का। किसकी मैं बात करने जा रहा हूं? जॉन लॉक का। जॉन लॉक ने एक पुस्तक लिखी थी, टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। ये पूछता है बच्चों आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये सारे नाम और उनके पुस्तक जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जॉन लॉक ने एक पुस्तक लिखी थी। क्या पुस्तक का नाम है? टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। इस पुस्तक में उन्होंने साफ तौर पे खंडन किया था किस बात की? कि राजा के दैवीय शक्ति की। यानी अभी तक जो फ्रांस के जो राजा होते थे, लुई होते थे, वो अपने आप को गॉड का प्रतिनिधि माना करते थे कि मेरे पास दैवीय शक्ति है, मतलब मैं यहाँ पे जनता का प्रतिनिधि नहीं बल्कि देवताओं के प्रतिनिधि हूँ, गॉड का प्रतिनिधि हूँ। लेकिन जॉन लॉक ने इस अपनी पुस्तक में टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में इस बात का खंडन किया था, अपोज किया था कि राजा के पास किसी भी प्रकार की दैवीय शक्ति नहीं है और वो भी एक आम नागरिक होता है। तो कहीं ना कहीं लोगों की जो पूर्व धारणा थी राजा के प्रति वो अब कहीं ना कहीं वो बदल गई थी। ठीक इसी प्रकार से मॉन्टेस्क्यू ने, बहुत ही बड़े विद्वान थे मॉन्टेस्क्यू, है ना। मॉन्टेस्क्यू ने एक पुस्तक लिखी थी, क्या सी पुस्तक? द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ये भी पूछता है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। उन्होंने अपने इस पुस्तक में साफ शब्दों में कहा था कि सत्ता जो होती है, यानी कि शासन व्यवस्था को कभी भी एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रीकृत करके नहीं रखना चाहिए। यानी कि जो सत्ता की बागडोर है वो कभी भी एक हाथों में नहीं रहना चाहिए बल्कि इसे विभिन्न इकाइयों में विभाजित करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने सिद्धांत दिया था कि सत्ता, समस्त सत्ता को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी इकाइयों में बांटना चाहिए, ना कि सारी शक्ति राजा के हाथ में केंद्रीकृत होना चाहिए। तो इस सिद्धांत का भी फ्रांस की जनता के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा था और वे लोग राजा की समस्त शक्तियों का विरोध कर रहे थे और वे लोग चाहते थे कि समस्त शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में क्या करना चाहिए? बांट देना चाहिए, है ना। आइए, एक तीसरे दार्शनिक थे जिनका नाम था रूसो। बहुत ही चर्चित है रूसो, है ना। तो रूसो ने भी एक पुस्तक लिखी थी, सामाजिक अनुबंध, जिसका हम कह सकते हैं दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, है ना। रूसो की पुस्तक का नाम क्या है बच्चों? सामाजिक अनुबंध, यानी कि दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस पुस्तक में उन्होंने सार्वभौमिक मताधिकार का सिद्धांत दिया था। यानी कि मैं इसको और ब्रीफ करता हूं कि रूसो का मानना था कि फ्रांस की हर एक जनता को एक वोट देने का अधिकार है।
चाहे वो उसकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, चाहे वो प्रथम स्टेट से बिलोंग करता हो, चाहे वो द्वितीय स्टेट से बिलोंग करता हो, या वो थर्ड स्टेट से बिलोंग करता हो, लेकिन हर नागरिक को, फ्रांस के हर सिटीजन को एक वोट डालने का क्या है बच्चों, अधिकार है ना। इसी और यही सिद्धांत उनका आगे चल के क्रांति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो ये यहाँ तक हम लोगों ने देख चुके थे कि जब जिस हालात में स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई जा रही है, उस समय तक फ्रांस की जनता अब पहले की तरह राजतंत्र की जंजीरों में जकड़ा हुआ उनकी मानसिकता नहीं रह गई है, उनका बौद्धिक विकास हो चुका है। तो आइए मैं फिर से इसी कड़ी को आगे लेके चलता हूँ कि हम लोगों ने देखा था कि टैक्स की वृद्धि करना आवश्यक हो गया था। तो कर को वृद्धि करने के लिए, टैक्स बढ़ाने के लिए आवश्यक था क्या, स्टेटस जनरल की बैठक बुलाना। और ठीक वैसा ही होता है बच्चों। 5 मई 1789 को, 5 मई 1789 को वर्साय के आलीशान महल में, मैंने बताया हूँ, मैं वीडियो में भी दिखाया हूँ मैं पिछले वीडियो में कि किस प्रकार से भव्य आलीशान महल में, वर्साय के आलीशान महल में लुईस 16 जो है वो रहा करता था, है ना। तो उसी स्टेटस जनरल की बैठक जो होती है बच्चों 5 मई 1789 ईस्वी को उसी वर्साय के भव्य महल में आयोजित की जाती है, जिसमें प्रथम स्टेट से 300 प्रतिनिधि, यानी प्रथम स्टेट से 300 प्रतिनिधि भाग लेते हैं, द्वितीय स्टेट से भी 300 प्रतिनिधि लेते हैं, लेकिन तृतीय स्टेट से इस बार 600 लोग जो है वो प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं। हो गए सर, यहाँ पर तो थोड़ा सा असमानता हो गई कि प्रथम स्टेट से 300 लोग गए, द्वितीय स्टेट से भी 300 लोग गए और तृतीय स्टेट से 600 लोग गए। तो यहाँ पर रीजन था, क्योंकि आप समझने की कोशिश कीजिए कि तृतीय स्टेट से जो लोग जा रहे थे वो कौन थे, शिक्षित और समृद्ध लोग थे, मतलब एजुकेटेड भी थे और उनके पास थोड़ा पैसा भी था, और वे लोग इस बार प्लानिंग के तहत गए। मैं बार बार कह रहा हूं कि पहले के जैसे अब लोग वहां के नहीं रह गए, उनका बौद्धिक विकास हो चुका है। तो प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट से 300 और थर्ड स्टेट से 600 गए। इसके पीछे भी एक और कारण है, मैं समझाता हूं कि जब स्टेटस जनरल की बैठक होती थी तो वहां पे हर प्रतिनिधि को हर स्टेट से केवल एक वोट पड़ता था। हर स्टेट से कितने वोट पड़ते थे, एक, यानी प्रथम स्टेट से कितना भी लोग जाए मायने नहीं रखता है, उनके वोटों की संख्या कितनी काउंट की जाएगी, एक। द्वितीय स्टेट से भी कितना भी लोग जाए उनके टोटल वोट काउंट कितना होगा, एक। और थर्ड स्टेट से भी कितनों भी लोग जाएं उनके वोट की संख्या कितनी मानी जाती थी, एक माना जाता था। तो देखिए हमेशा क्या होता था कि प्रथम स्टेट से जब पूछा जाता था कि कर में वृद्धि की जाए तो उनको तो टैक्स का बर्डन था ही नहीं उनके ऊपर, यानी उनको तो टैक्स देना ही नहीं था, तो वे आसानी से कह देते थे बढ़ा दीजिए। सेकेंड स्टेट वालों से भी पूछा जाता था कि टैक्स बढ़ाया जाए तो उन लोग भी कहते थे टैक्स बढ़ा दिया जाए, डजंट मैटर, क्यों, मेरे को तो देना नहीं है। और जब थर्ड स्टेट वाले से पूछा जाता था तो बेचारे उन्हीं को तो टैक्स देना रहता था, उन लोग कहते थे नहीं। लेकिन फिर भी अब फाइनल रिजल्ट की बात कीजिए तो इन लोगों ने कहा यस, इन लोगों ने भी कहा यस और इन लोगों ने कहा नो। फिर भी क्या हुआ कि यस के फेवर में 2 वोट हुआ और नो के फेवर में कितना हुआ, 1 वोट हुआ। तो क्या हुआ, हमेशा रिजल्ट जो आता था 2-1 से विजयी हो जाता था, यानी हमेशा प्रस्ताव जो होता था कर वृद्धि का प्रस्ताव वो ऐसे ही पारित हो जाता था। थर्ड स्टेट वाले चाहें या थर्ड स्टेट वाले ना चाहें, फिर भी वो वहां पे टैक्स की वृद्धि हो जाती थी। तो स्टेटस जनरल की बैठक कोई मायने नहीं रखता था। लेकिन इस बार थर्ड स्टेट वाले प्लानिंग करके गए हैं कि प्रथम स्टेट से 300, द्वितीय स्टेट से भी 300 और थर्ड स्टेट से कितने गए हैं, 600। एक और बात मैं बताऊं कि प्रथम स्टेट वालों को और द्वितीय स्टेट वालों को जितने भी प्रतिनिधि गए रहते हैं उन सभी को वर्साय के उस महल में शानदार तरीके से स्वागत किया जाता है, उनको बिठाया जाता है और थर्ड स्टेट वालों को उनके पीछे पंक्तियों में
कतार में खड़े करवा देते कि आप लोग खड़े रहो। ये तो घोर बेइज्जती हो गया भैया बुलाकर, है ना। तो थर्ड स्टेट वाले तो ऐसे खिसियालते, और उन लोग जान रहा है कि बुलाया है किस लिए, तो टैक्स बढ़ाने के लिए, तो ये भी मायने रख रहा है बात। थर्ड स्टेट के लोग जो थे अपने साथ 40,000 पत्र लेकर गए थे। वो पत्र किनका था? किसानों और मजदूरों का, क्योंकि स्टेटस जनरल की मीटिंग में किसान और मजदूर वर्ग के लोगों को भाग लेने की अनुमति नहीं होती थी। इसीलिए थर्ड स्टेट के जो लोग गए थे, इन किसानों और मजदूरों के कष्टों का, उनकी पीड़ाओं का विवरण जो है वो पत्र के माध्यम से 40,000 पत्र लेकर गए थे कि किस प्रकार से जो ये मजदूर किसान वर्ग के लोग जो है, सोसाइटी के लो क्लास के लोग जो है वो किस प्रकार से सफ़र कर रहे हैं और आप टैक्स बढ़ाना चाह रहे हैं। तो चलिए अब फिर से मैं शुरू करता हूं कि 5 मई 1789 ईस्वी को स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई गई है। कहाँ पे बच्चों? तो वर्साई के विशाल महल में, है ना, जिसमें प्रथम स्टेट से 300 प्रतिनिधि, द्वितीय स्टेट से भी 300 प्रतिनिधि और थर्ड स्टेट से 600 प्रतिनिधि है। और जैसे ही वहाँ पे बैठक की कार्यवाही शुरू होती है, मीटिंग स्टार्ट होती है, वहाँ पे विवाद हो गया। विवाद किस बात को लेके? तो मैंने बताया कि वहां पे पहले से ही नियम था कि हर स्टेट से केवल एक वोट पड़ेगा, यानी प्रथम स्टेट से भी एक वोट, द्वितीय स्टेट से भी एक और थर्ड से भी एक। लेकिन इस बार थर्ड स्टेट वालों ने कहा नहीं, जितने लोग हैं उतना वोट पड़ेगा। हो गया ना खेला। अभी आप लोग पश्चिम बंगाल का राजनीति की बात देखे होंगे, वहाँ पे एक बहुत ही चर्चित डायलॉग चल रहा था, खेला होबे, है ना। तो यहाँ पर भी खेला होबे हो गया। अब यहाँ जो डिमांड हो रही थी उसके अकॉर्डिंग क्या था बच्चों कि प्रथम स्टेट से भी कितने लोग गए थे? 300, तो मतलब 300 वोट पड़ेगा। द्वितीय स्टेट से लोग कितने गए थे? 300, तो यहाँ से भी टोटल कितना वोट पड़ेगा? 300। अब देखिए, यदि ये 300 भी यस कह दिया, ये 300 भी यस कह दिया, तो ये अकेले कितना था? थर्ड स्टेट वाला अकेले 600 था। 3 लोग अकेले, टोटल 600 लोग जो थे वो नो के फेवर में वोट देंगे। तो अब क्या हो गया? रिजल्ट ड्रॉ हो जाएगा या नहीं ड्रॉ हो जाएगा? देखिए आप लोग, यस के फेवर में कितना हो गया? 300, यानी यस में भी 600 और नो में भी कितना हो गया? 600। ऐसा इन लोग प्लानिंग करके गया था। अब समझ में आया कि थर्ड स्टेट वाले लोग जो 600 क्यों गया था? यही कारण था, समझ गए। तो इस सिस्टम को लेकर विवाद हो गया, यानी थर्ड स्टेट वाले कह रहे थे कि नहीं, हर आदमी एक एक वोट देगा। ये आइडिया उनको कहाँ से मिला कि हर आदमी को एक एक वोट देने का अधिकार है बच्चों? तो याद करिए, मैं अभी आपको बताया था कि रूसो ने एक पुस्तक लिखा था, सामाजिक अनुबंध, और उसी किताब में उसने सिद्धांत दिया था सार्वभौमिक मताधिकार का, कि मतलब सबको एक वोट देने का अधिकार है। तो इन लोग भी कहा कि नहीं, सभी को एक वोट देने का अधिकार है, तो सब आदमी एक वोट देगा। क्यों? एक टोटल वोट एक ही पड़ेगा। जितने प्रतिनिधि हैं इस सभा के, सभी एक एक वोट देंगे। तो फाइनली क्या होता है कि विवाद हो गया। इन लोग कह रहा था कि इस सिस्टम से वोट हो, जबकि राजा चाह रहा था कि पुराने सिस्टम से ही वोट हो, ताकि वो आसानी से टैक्स बढ़ा ले। तो फाइनली इसी बात को लेके विरोध हो जाता है, और विरोध होने की वजह से ये जो आपका स्टेटस जनरल की बैठक रहती है वो भंग हो गई, मतलब बेकार हो गया, कुछ भी डिसीजन नहीं हुआ। ठीक है, आइए अब क्या होगा। तो समझ लो बच्चों की क्रांति की शुरुआत अब यहीं से हो गई। क्रांति की शुरुआत हो गई कि थर्ड स्टेट वाले लोग जो थे वो भड़क कर वहां से निकल गए, और 20 जून 1789 को ये लोग टेनिस कोर्ट में जमा हो गया। कौन लोग? ये थर्ड स्टेट के जो 600 लोग थे वो लोग सभा से निकल गए थे गुस्सा कर, और 20 जून को ये सभी जो थे वो टेनिस कोर्ट में, वहाँ पर टेनिस कोर्ट रहता है, वहाँ पे टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होते हैं और अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं कि हम सभी जो है वो क्या है? नेशनल असेंबली है। यानी कि यही थर्ड स्टेट वाले लोग जो है वो मिलकर नेशनल असेंबली का गठन करते हैं, और वे लोग कसम खाते हैं कि जब तक
फ्रांस के लिए संविधान का निर्माण नहीं कर लेते हैं तब तक नेशनल असेंबली को भंग नहीं होने देंगे। समझ गए ना? आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस थर्ड असेंबली के लोगों का इतना दिमाग कहाँ से आ रहा था, कौन लीडर था इसका, कौन इनके लीडरशिप कर रहा था? तो याद रखना बच्चों, दो नाम, मिराबो और आबेसिये, है ना। तीन के नेता कौन थे बच्चों? मिराबो और आबेसिये। आपको और आश्चर्य की बात होगा कि मिराबो और आबेसिये दोनों के दोनों थर्ड स्टेट से बिलोंग नहीं करते थे। मिराबो जो था वो कुलीन वर्ग का था और आबेसिये जो था वो पादरी वर्ग का था, लेकिन फिर भी ये दोनों थर्ड स्टेट के लीडर थे। थर्ड स्टेट का इन लोग नेतृत्व कर रहे थे और ये सभी मिलकर नेशनल असेंबली का फ्रांस में गठन कर देते हैं और यही नेशनल असेंबली जो है वो राजतंत्र का अंत का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से वहां पे फ्रांस में राजतंत्र का अंत होगा और फ्रांस में भी राजतंत्र का अंत होने के साथ ही फ्रांस में संवैधानिक शासन व्यवस्था की शुरुआत होती है। लुई 16 का क्या होता है आपका मैं बताऊंगा कि जैकोबिन क्लब क्या है। इन सभी बातों के बारे में मैं अपने अगले वीडियो में मैं बात करूंगा। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय। और जाते जाते एक बार मैं फिर से कह रहा हूं कि यदि वीडियो आपको पसंद लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर देना भाई, ठीक है। और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।